नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। खास तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और उन्हें कैसे समझा जाए, कैसे याद रखा जाए, इसके लिए हमारे पास एक स्रोत सामग्री है। जे कार्बनिक रसायन, प्रमुख अभिक्रियाएं और अध्ययन युक्तियां। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जेई केमिस्ट्री का ये जो अहम हिस्सा है ना, इसे थोड़ा आसान बनाया जाए। मतलब अभिक्रियाओं और उनके मैकेनिज्म पर फोकस रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि जैसा स्रोत में बताया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज काफी है। हाँ, कितना वेटेज है इसका? देखो, जेई मेन में करीब 30-35% और एडवांस में भी मान के चलो 25-30%। ओह, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और अच्छी बात यह है कि स्कोरिंग हो सकता है। मतलब सवाल ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर मैकेनिज्म समझ आ गया ना, तो मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगते हैं ना। बिल्कुल सही। तंत्र समझना ही कुंजी है यहाँ पर। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कुछ मुख्य तरह की अभिक्रियाओं से। जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाँ, उसमें एल्केन की बात करें तो? हाँ, एल्केन में सबसे खास है मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, जैसे वो मीथेन और क्लोरीन वाली रिएक्शन। हाँ, यूवी लाइट में। हाँ, वही मीथेन क्लोरीन से क्लोरोमीथेन। इसमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि कितने अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं और हैलोजन जुड़ेगा कहाँ, मतलब वो रीजनो सिलेक्टिविटी वाली बात। और एल्कीन में क्या अलग है? डबल बॉन्ड के कारण? हाँ, एल्केन में तो खेल ही अलग है। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे मुख्य है, जैसे HBr का जुड़ना। वो मार्कोनिकोव नियम वाला? बिल्कुल। आमतौर पर मार्कोनिकोव नियम मकता है, मतलब हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो। लेकिन एक एंटी मार्कोनिकोव भी तो होता है। हाँ, हाँ। अगर पेरोक्साइड H2O2 डाल दें तो HBr एंटी मार्कोनिकोव तरीके से जुड़ता है। ये दोनों ही पता होना चाहिए। और हाँ, ओजोनोलिसिस मत भूलना। एल्डिहाइड, कीटोन। बिल्कुल। डबल बॉन्ड टूटता है और कार्बोनिल बनते हैं। इसके प्रोडक्ट्स पहचानने वाले सवाल बहुत आते हैं और छात्र अक्सर यहीं फंसते हैं। समझ गई। अच्छा, अब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पर आते हैं। उनमें कौन सी अभिक्रियाएं खास हैं? देखो, हेलो एल्केन्स में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 और SN2? हाँ, SN1 और SN2, यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। इसमें सॉल्वेंट का क्या रोल है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे बदलती है, जैसे SN2 में वो इन्वर्जन होता है, ये सब देखना होता है। और दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 और E2। ये अक्सर किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में होती है। इसमें एल्कीन बनता है? हाँ, इसमें से छोटा मॉलिक्यूल जैसे HBr निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है। यहाँ फिर वो साइडजेफ और हॉफमैन नियम आ जाते हैं। अच्छा, जो बताते हैं कि कौन सा एल्कीन ज्यादा बनेगा। बिल्कुल, ज्यादा स्टेबल वाला या कम स्टेबल वाला। ये तो हो गई जनरल रिएक्शंस, लेकिन मैंने सुना है कुछ नाम वाली अभिक्रियाएं भी होती हैं, नेम्ड रिएक्शंस। स्रोत में भी जिक्र था इनका। हाँ, अरे वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम्ड रिएक्शंस पर तो सीधे सवाल आते हैं। कौन कौन सी हैं? कुछ मुख्य? बहुत सारी हैं, पर कुछ खास जैसे रीमर टीमन, कोल्बे रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर बनाने वाली। हाँ। फिर कैनेजारो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एमाइड से एमीन बनाने के लिए। और एक HVZ रिएक्शन भी है, हाल्वोल हार्ट जेलिंस्की। ओ हाँ, HVZ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। हाँ, जिसमें अल्फा कार्बन पर हैलोजन लगता है। और कैनेजारो की बात करें तो वो उन एल्डिहाइड्स के लिए हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। उसमें वो असमानुपातन होता है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन। बिल्कुल सही। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस, क्षार की उपस्थिति में। तो हर नेम रिएक्शन का अपना एक खास मैकेनिज्म और एप्लीकेशन है। इन्हें अलग से लिस्ट बनाकर या फ्लैश कार्ड से याद रखना अच्छा रहता है। तो इसका मतलब साफ है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, मैकेनिज्म समझना ही पड़ेगा, खासकर एडवांस के लिए। निश्चित रूप से। एडवांस में तो सवाल अक्सर मैकेनिज्म पर ही बेस्ड होते हैं। वो सीधा रिएक्शन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि इंटरमीडिएट क्या बना या स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो SN1, SN2, E1, E2, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इन सब के मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप पता होने चाहिए। तभी समझ आएगा कि रिएक्शन क्यों और कैसे हो रही है। रटना नहीं, समझना है। सही बात है। तो फिर तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स, स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत कुछ अच्छे प्रैक्टिकल सुझाव देता है। पहला तो ये कि NCERT को मजबूती से पकड़ो। बेसिक्स वहीं से क्लियर होंगे, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव, मेसोमेरिक वगैरह। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, अपने नोट्स बनाओ, रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म के चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स बना लो। हर रिएक्शन के लिए रिएजेंट, कंडीशन, प्रोडक्ट और कोई खास बात नोट करो। नेम रिएक्शंस के लिए फ्लैश कार्ड्स वाला आइडिया अच्छा है। हाँ, तीसरा, नेम रिएक्शंस पर स्पेशल फोकस।
चौथा PYQs, पिछले सालों के सवाल, वो तो करने ही करने हैं, उससे पैटर्न पता चलता है। और रिवीजन? बिल्कुल, रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो सब भूल जाता है। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जरूर रिवाइज करो। माइंड मैप्स भी बना सकते हो। अच्छा, और कुछ? हाँ, एक और चीज, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो जो टेस्ट होते हैं ना, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स पहचानने वाले। हाँ, वो कौन से कंपाउंड देते हैं और क्यों देते हैं ये भी पता होना चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जेई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस और सबसे ज़रूरी उनके मैकेनिज्म पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। एनसीईआरटी बेस है, पर गहराई से समझना और लगातार प्रैक्टिस करना ही सफलता दिलाएगा। एकदम सही कहा। बात सिर्फ याद करने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। अगर वो फ्लो समझ आ गया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लॉजिकल कहानी लगने लगती है। हाँ, बिल्कुल। फिर अलग अलग रिएक्शंस कनेक्ट होने लगती हैं। आज की बातचीत से काफी कुछ स्पष्ट हुआ। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, इन सारी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो कैसे रिएक्शन की दिशा और फाइनल प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। क्या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बीच इलेक्ट्रॉन फ्लो के कुछ कॉमन पैटर्न पहचाने जा सकते हैं? शायद इन पैटर्न्स को समझने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी दिलचस्प और आसान लगने लगे।